सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियेकार साबिर शाकिर साहब मौजूद हैं हमारे साथ। सर, थैंक यू आपके टाइम के लिए। बहुत सी बातें बड़े लंबा टाइम बाद आज इंटरव्यू करने हम जा रहे हैं, लेकिन आगाज़ करेंगे मिडल ईस्ट की सूरत-ए-हाल और पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है मुमकिना मुज़ाकरात को। किस तरह देखते हैं इस सिचुएशन? देखें, पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो एक तरफ पाकिस्तान बोर्ड ऑफ पीस, जिसे बोर्ड ऑफ नेतन्याहू कहते हैं, उसका मुस्तकिल मेंबर है और तकरीबन तमाम खलीजी ममालिक जो हैं वो बोर्ड ऑफ पीस, बोर्ड ऑफ नेतन के मेंबर हैं और गज़ा में फ़ौज भी भेजना चाहते हैं और इसराइल को तस्लीम करने की तरफ भी बढ़ रहे हैं। और पाकिस्तान और सऊदी अरब दो ममालिक हैं, इन दोनों ने फ़ैसला करना है। इन हालात में ईरान पे जो हमला हुआ, इसके बारे में पहले भी एक दफ़ा हो चुका है कि जब लंच किया था जनाबे हमारे फील्ड मार्शल ने, तो उस वक़्त कहा गया था कि फील्ड मार्शल ने बहुत मुफीद मशवरे दिए हैं सदर ट्रंप को, क्योंकि हम ईरान को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और ईरान पे हमला रुकवा दिया है। लेकिन उसके फ़ौरन बाद हमला हो गया था और उसके बाद फिर हम कहीं नज़र नहीं आए। अब मामला ये है कि एक तरफ हम सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे में हैं और उसके तहत सऊदी अरब ये डिमांड कर रहा है कि आप उस दिफाई मुआहदे के अंदर रहते हुए आप अपना रोल अदा करें, क्योंकि जो मुलाकात हुई थी सऊदी वज़ीर दिफा की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से, उसके बाद खालिद सलमान जो कि वज़ीर दिफा हैं सऊदी अरब के और मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस के छोटे भाई हैं, उन्होंने खुद ट्वीट करके ये बात याद करवाई थी। फिर शहबाज शरीफ साहब को बुलाया गया और शहबाज शरीफ साहब के साथ फिर हमारे फील्ड मार्शल भी गए और उनको भी ये यकीन याद दहानी करवाई गई कि आप उस फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए आप हमारे दिफा के पाबंद हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सके। अब उसमें जो हमारे पास इत्तलात हैं वो ये हैं कि ये चूँकि ईरान में जो बुनियादी तौर पे जो एक्ट किया गया था वो था रेजीम चेंज ऑपरेशन के लिए और ख़्याल यही था, क्योंकि अब सब के सब जो अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, अमेरिकन मीडिया है, वो भी और आलमी ज़राए इब्लाग और दीगर हमारे जो आलमी रहनुमा हैं, वो ख़ुद इस बात को डिस्क्लोज़ कर रहे हैं कि ख़्याल ये था कि ईरान के अंदर रेजीम चेंज ऑपरेशन हो जाएगा और 48 घंटे के अंदर-अंदर तेहरान फ़ॉल हो जाएगा। रज़ा पहलवी लैंड करेंगे और इक़्तिदार संभाल लेंगे, फ़ौज में बगावत हो जाएगी, जैसे ही आयतुल्लाह ख़ामनाई जो है वो शहीद होंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और जब कुछ नहीं हुआ तो फिर 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया। सदर ट्रंप ने अल्टीमेटम दिया, वो उसका जवाब भी ईरान ने सख्त दिया और उन्होंने कहा कि कोई अल्टीमेटम नहीं है। वो 48 घंटे जब गुजर गए तो उसके बाद यकीनन अब सदर ट्रंप के पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था कि भरपूर किस्म का उसका जवाब दिया जाता, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। और उससे हमारे पास जो इत्तलात हैं जो वाशिंगटन से आ रही हैं कि अमेरिकन्स ने ही कहा कि अब आप हमें ज़रा बेल आउट करें और इसमें आप कहें कि आप जंग बंदी के लिए कोशिशें कर रहे हैं, सालसी के लिए कोशिशें कर रहे हैं। ये बात उधर से आई और उधर से आने के बाद हमने एक बार फिर सहूलतकारी की और एक बेल आउट करने की कोशिश की, बेल आउट पैकेज देने की इसराइल और अमेरिका को। ये है असल में जो है दूसरा नुक्ता नज़र, क्योंकि उसके बाद यकदम जो एक बयानिया बनाने की कोशिश की गई कि जहाज़ चल पड़ा, लैंड कर गए हैं, सदर ट्रंप के दामाद भी आ गए हैं, विटकोफ जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं वो भी आ गए हैं। लेकिन ईरान ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है और हम इनसे मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहते, ये तो खुद इस लड़ाई का हिस्सा हैं और हमें मारने वालों में शामिल हैं। तो अब तक की इत्तलात के मुताबिक इस बात को भी 4 दिन हो गए हैं, मुज़ाकरात अभी तक शुरू नहीं हुए। कल इस्लामाबाद में ईरान के सफ़ीर ने कहा कि कोई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मुज़ाकरात अभी तक शुरू नहीं हुए। तो ये तो है एक्चुअल सिचुएशन, क्योंकि हकीकत ये नहीं है जो कि बयान की जा रही है। बहुत सारे मुल्क कोशिश कर रहे हैं, उसमें तुर्की भी है, उसमें मिस्र भी है, इस लड़ाई को बंद करवाना चाहते हैं और चूँकि मामला ये है कि ईरान का जो रिएक्शन था, उसने पूरे खलीजी मुल्क ममालिक जो हैं, उनको अपनी लपेट में ले लिया है। सबसे ज़्यादा नुकसान इसमें अमेरिका का हो रहा है और खलीजी मुल्कों का हो रहा है। या तो अमेरिका के फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया जा रहा है या उनके सिफारत खानों को निशाना बनाया जा रहा है और या फिर खलीजी ममालिक में हमले हो रहे हैं और वो सबसे ज़्यादा मुतासर हो गए हैं।
अच्छा खासा पुरअमन एरिया था, ये पीसफुल कंट्रीज थे, इन्वेस्टमेंट आ रही थी, मालो दौलत था, पुरसकून थे। वो सारे का सारा पूरा रीजन जो है वो डिस्टेबल हो गया है। अब पाकिस्तान इसमें क्या रोल अदा कर सकता है? ये मुज़ाकरात अभी जो हैं, कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात में बहुत ईज़ी हैं। मैं आपको एक और पहलू बता दूँ, क्योंकि मैं इसको देख भी रहा हूँ। कतर के साबिक वज़ीर आज़म ने कहा है, क्योंकि जो सरकारी सतह पे बात ना की जाए, उसको इस तरीके से इनफॉर्मल डिप्लोमेसी के ज़रिए किया जाता है। एक आर्टिकल आया अल अवाद असीरी का, जो कि थिंक टैंक के सरबराह हैं सऊदीया के, जो कि ईरान के इशू को देखते हैं, ईरान के मामलात को। दूसरा आर्टिकल आया है कतर के साबिक वज़ीर आज़म का, बिन जासिम का। उन्होंने कहा है कि ये जो जंग बंदी और मुज़ाकरात हैं, इसमें ये सिर्फ ईरान और अमेरिका का मसला नहीं है, ये खलीजी मुल्कों का नुकसान हुआ है, हम पे हमले हुए हैं, हम इसके अहम तरीन फरीक हैं, और इन मुज़ाकरात में हमारी मर्जी के बगैर और हमारा टेबल पे हुए बगैर ये मुज़ाकरात या सालसी इस तरह की हो नहीं सकती। इसमें हमें भी शामिल किया जाए, वो ये कह रहे थे कि हमें भी शामिल किया जाए, क्योंकि खलीजी ममालिक के तिजारती, माली, मुआशी और सियासी मफादात जो हैं वो जुड़े हुए हैं, और नेशनल सिक्योरिटी के मसाइल जो हैं वो इस लड़ाई से जुड़े हुए हैं। इसलिए ये नहीं हो सकता कि ईरान और अमेरिका और पाकिस्तान बैठ के आपस में कोई मुख-मुखा कर लें। तो उन्होंने कहा कि हमारा जो नुकसान हुआ है वो कौन पूरा करेगा? उधर यूएई ने भी यही बात की है कि सबसे ज़्यादा नुकसान हमारा हुआ है, वो नुकसान कौन पूरा करेगा? इधर ईरान कह रहा है कि हमें मुआवज़ा दिया जाए। तो ये इतना ईज़ी नहीं है। पाकिस्तान, चूँकि हमारा यहाँ आपको मालूम है कि मीडिया इस वक़्त जो चाहे कर सकता है, तो वो एक बयानियाबाज़ी और बयानिया साज़ी चल रही है, जबकि हक़ाइक़ और ज़मीनी हक़ाइक़ इससे बहुत मुख्तलिफ़ हैं। सर, आपने बड़ा एलाबोरेट तो किया है, और आपने इसको बेल आउट प्रोग्राम कहा। एक और सवाल है, क्योंकि अगर पाकिस्तान मुमकिन मुज़ाकरात को होस्ट करता है, यहाँ पर जेडी वेंस पहुंचते हैं, मार्को रूबियो पहुंचते हैं, ईरान से भी वज़ारत ख़ारजा उनकी पहुंचती है यहाँ पर, तो अगर दोबारा अमेरिका को हैकी पैकी करता है, क्योंकि अमेरिका तो एतबार के लायक नहीं है, तो पाकिस्तान वो कॉन्सिक्वेंसेस कैसे बर्दाश्त करेगा? फिर तो सारा नजर पाकिस्तान पर भी गिरेगा। उसमें बात यही है कि आगे जाके फिर मामला क्या होगा। पहली बात तो यह कि इसराइल क्या कह रहा है। इसराइल ये कह रहा है कि ये तो अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात हैं और हम तो इसमें शामिल ही नहीं है। हमारा स्टांस तो वही है। हमारा, क्योंकि ऑफिशियली उनका स्टेटमेंट है कल का, उन्होंने कहा जी कि मुज़ाकरात हों या ना हों, ये सालसी हो या ना हो, हमारा ईरान और लबनान के बारे में जो प्लान है वो अनचेंज्ड है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो लिहाजा अगर अमेरिका और ईरान आपस में कोई ना कोई मुआहिदा कर भी लेते हैं, बेल आउट पैकेज मिल जाता है, फेस सेविंग मिल जाती है, तो उसके बाद इसराइल कहेगा कि ये तो ईरान और अमेरिका का है, वो अब उसके बाद वो फिर आएगा, वो उसी तरीके से लड़ाई करता रहेगा और वो कहेगा हम इस मुआहिदे के पाबंद नहीं हैं। तो ये कज़िया वहीं का वहीं रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, ईरान ने वापस जो जवाब देना है वो उन्हीं मुल्कों को देना है जिनकी सरजमीन इस्तेमाल होगी या फ़िज़ा इस्तेमाल होगी, क्योंकि इसराइल के बराह रास्त तो मिसाइल पहुंच नहीं सकते, एयर स्ट्राइक वो बराह रास्त कर नहीं सकता। वो जिस मुल्क से भी करेगा तो उस पर दोबारा हमला किया जाएगा। और चूंकि इस वक्त बोर्ड ऑफ पीस में बोर्ड ऑफ नेतन है, उसमें इसराइल के इत्तेहादी कौन कौन हैं, उसमें पाकिस्तान भी इसका इत्तेहादी है, अमेरिका उसका इत्तेहादी है, सऊदी अरब इत्तेहादी है, यूएई है, बहरीन है, कतर है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, ये सारे के सारे उसके इत्तेहादी हैं बोर्ड ऑफ पीस में। और बोर्ड ऑफ पीस क्या है? वो अक़वाम मुत्तहिदा को बाईपास करते हुए एक नया निज़ाम और नया आलमी फोरम, जिसके ऊपर जो है अमेरिका के सदर ट्रंप के कंट्रोल में। तो इसको ना चाइना पसंद कर रहा है, ना रशिया पसंद कर रहा है, ना ही यूरोप। यानी कि आप देखें कि बोर्ड ऑफ पीस में जो ये लड़ाई, इसके लड़ाई के पीछे बहुत सारे अवामिल हैं। बोर्ड ऑफ पीस, जैसे बोर्ड ऑफ नेतन कहते हैं, हम कहते हैं, वो उसमें यूरोप का कोई मुल्क शामिल नहीं है किसी किस्म का। इस लड़ाई में भी यूरोप का कोई मुल्क शामिल नहीं हुआ, नेटो शामिल नहीं हुआ, और बल्कि वो इस ईरान इसराइल अमेरिका लड़ाई को अपोज कर रहे हैं, वो मुखालफत कर रहे हैं। तो इन हालात में पाकिस्तान जो है वो सिर्फ और सिर्फ वो उस लंच के तहत
लंच एग्रीमेंट के तहत वो अमेरिका और इसराइल के साथ खड़ा है। इसलिए पाकिस्तान की हैसियत किसी भी सूरत में कभी भी गैर जानिबदार नहीं हो सकती। और अगर ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं फॉर एग्जाम्पल, और कल को फिर लड़ाई शुरू हो जाती है, तो फिर पाकिस्तान को कहा जाएगा कि देखें जी, आपकी सालसी भी इन्होंने नहीं मानी, अब आप हमारी तरफ से लड़ें। तो पाकिस्तान को फिर धकेला जाएगा इस लड़ाई में, और अभी भी बहुत कोशिश की गई। तो इसलिए ये, क्योंकि हमारे हुक्मरान जो हैं उनकी अपनी अखलाकी, सियासी, आइनी, कानूनी हैसियत बहुत वीक है, और उनको सिर्फ एक ही चीज़ का खौफ है, और वो है इमरान खान का। वो जहाँ भी जाते हैं वो कहते हैं बस हमें इस तरफ से बचाएं, इंसानी हकूक़ की वायलेशन हो रही है, इससे बचाएं, हम आपके लिए खिदमत के लिए हाजिर हैं। ये सब कुछ इस तरीके से चल रहा है। सर, एक तरफ तो मुमकिन मुज़ाकरात की बातें हो रही है, और एक तरफ प्रपोजल्स भी भेजे जा रहे हैं वाया पाकिस्तान। वो अलग बात है, IRGC उस पर मुस्तरद करके अपना 5 लुकाती प्रपोजल उन्होंने रखा है सामने। लेकिन एक तरफ मुज़ाकरात और दूसरी तरफ पाकिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन की तैयारी। तो पाकिस्तान भी जानता है कि ये मुज़ाकरात नहीं होने, मतलब इनकी रियलिटी कोई नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का आज का स्टेटमेंट है कि ये लड़ाई आगे बढ़ रही है, और ये लड़ाई भयानक शक्ल इख्तियार कर रही है। ये अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का स्टेटमेंट है। एक बात आपने खुद भी कहा, उस तरफ इशारा किया कि मुज़ाकरात और सुलह किस लिए होनी है, जंगबंदी किस लिए होनी है, क्योंकि जंगबंदी अभी भी नहीं हुई। जंगबंदी इस वक्त भी जब हम बात कर रहे हैं तो पूरी जंगबंदी अभी भी नहीं हुई। हमले अभी भी जारी हैं, आज भी हमले हुए हैं, और अभी मैं देख रहा था कि कुवैत में भी हुए हैं, बहरीन में भी हुए हैं, इसराइल में भी हुए, और इधर वापस ईरान में भी हुए। मुतालबात क्या हैं? मुतालबात, जो 15 मुतालबात हैं, वो बिल्कुल ईरान के ऑपोजिट हैं। अगर वो मुतालबात ईरान मानता है तो इसका मतलब है ईरान सरेंडर कर गया, और ईरान ने अपनी जो है वो सॉवरेंटी उसको भी ख़त्म कर दिया, आपने हॉर्मज़ पे कंट्रोल ख़त्म कर दिया, अपनी प्रॉक्सी सारी ख़त्म कर दी, और उसके बाद कुछ ना कुछ साइट्स भी देनी पड़ेंगी, और कोई माली ज़खायर, जो मादनी ज़खायर हैं, उनमें भी हिस्सा देना होगा, तेल पे भी कंट्रोल होगा। तो एक तरफ तो ये किया जा रहा है, दूसरी तरफ ईरान जो है वो किसी भी सूरत में उन शराइत को मुस्तरद कर चुका है, उन मुतालबात को मुस्तरद कर चुका है। फिर इसके साथ ही खबर आती है कि 3000 जो ट्रूप्स हैं, पैराशूटर्स, वो तैयार किए जा रहे हैं। जो आप कह रही हैं ना कि हमारे यहाँ क्यों हो रहा है लॉकडाउन, तो वो इसलिए हो रहा है कि वो जजीरा जो है, उस जजीरे पे कंट्रोल हासिल करने की या कब्जा करने की एक अटेम्प्ट की जाएगी। फिर ये भी कह रहे हैं जो तज्जियाकार हैं और जो वाक़िफ़ान हाल हैं कि ये टाइम गेन करने के लिए एक काम किया जा रहा है कि टाइम गेन किया जाए, अपने आप को अमेरिकन्स और इसराइली और जो इत्तेहादी हैं उनके, वो रीअसेंबल हों, रीऑर्गेनाइज़ हों, और फिर भरपूर तरीके से कार्रवाई की जाए ईरान के ख़िलाफ़, और ईरान का जो जज़ीरा है उस पे कंट्रोल हासिल किया जाए। आपने हॉर्मुज़ को कंट्रोल करना चाह रहा है अमेरिका मिलकर, लेकिन अमेरिका की इस बारे में किसी अभी तक उनको सपोर्ट नहीं मिली। रशिया, चाइना, अब इसको फिर मज़ीद आप देखें कि अब वही पहले वाले पॉइंट पे चले जाएँ कि रेजीम चेंज ऑपरेशन करके ईरान पे रज़ा पहलवी को बिठाना था, और एक ऐसा मुल्क, ऐसी सरज़मीन चाहिए थी जहाँ पे अमेरिका बैठ के अपने खित्ते के सारे इस खित्ते को कंट्रोल कर सके, क्योंकि पाकिस्तान में फ़ौजी अड्डे थे, नहीं रहे, अफ़गानिस्तान में फ़ौजी अड्डे थे, नहीं रहे। अब इस रीजन में वापस आना है। रीजन में वापस आने के लिए उसको एक आसान हल निकला था कि ईरान में रेजीम चेंज कर देते हैं, आयतुल्लाह ख़ामनेई शहीद हो जाएंगे, उसके बाद बगावत हो जाएगी। वहाँ के अवाम जो हैं वो आयतुल्लाह को पसंद नहीं करते, घुटन है, जमहूरियत नहीं है, लेकिन उसका उल्टा असर हो गया, वो ईरान यूनाइट हो गया। इनफैक्ट ये चीज़ हैं। फिर ज़रा थोड़ा-सा रिकॉल करें तो हम ईरान के साथ हैं या इसराइल के साथ या अमेरिका के साथ हैं। वो फिर एक मीटिंग है जो उलमाए किराम को, शिया उलमाए किराम को बुलाई के साथ हुई, फील्ड मार्शल की। उसके बाद उलमाए किराम के आप उनके बयानात सुन लें कि उनको क्या कहा गया कि जनाब आपने यहाँ पे ईरान को सपोर्ट नहीं करना, अगर आपको ईरान बहुत अच्छा लगता है तो आप चले जाएँ उधर, उन्होंने भी आके बता दिया। तो इसलिए हमारे जो चेहरा हमारा सामने नज़र आ रहा है, इन फैक्ट हमारी वो पॉलिसी नहीं है।
ہماری پالیسی اس وقت ہم ہیں امریکہ کے ساتھ, اس وقت ہم ہیں اسرائیل کے ساتھ, اصلاً ہم ادھر ہیں. سر ایک جانب خطے کی پوری صورتحال اور obvious سی بات ہے کہ جنگ روز ہمارے دروازے پہ دستک دے کر ہی جا رہی ہے جو سچویشن ہے, لیکن ملک کے اندر جو جی ایس پی پلس اسٹیٹس کے اوپر اس وقت ایک ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے, عمران خان کے بیٹے کا اسٹیٹمنٹ, وہ جو 2 تقریبات پہ انہوں نے شدت کی اور اس کے بعد ساری کہانی آپ کے سامنے, اس کو کس طرح دیکھتا ہے؟ سمپل سی بات ہے کہ اس وقت 2 بل پڑے ہیں امریکن کانگریس میں, وہ فیلڈ مارشل اور ہمارے حکمرانوں کے خلاف, اور اس میں انسانی حقوق کی وائلیشن, جمہوریت کا قتل, آئین کا قتل, قانون کی حکمرانی کا قتل, میڈیا اور عدلیہ کا قتل, یہ الزامات ہیں. اور اس وقت اگر یہ ڈر رہے ہیں تو یہ ڈرتے صرف ایک بات سے ہیں, وہ ہے انسانی حقوق کی پامالی, کیونکہ اقوام متحدہ کی جو انسانی حقوق کونسل ہے وہ بھی یہ بات کہہ چکی ہے, آپ کا IMF یہ بات اپنی رپورٹ میں بتا چکا ہے, اور کامن ویلتھ انٹرنیشنل آبزرورز وہ بتا چکے ہیں, یورپی یونین بھی بتا چکی ہے, عالمی انسانی حقوق کی دیگر تنظیمیں بھی بتا چکی ہیں کہ پاکستان اس وقت انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, جمہوریت کا قتل ہو رہا ہے, آزادیاں, میڈیا پابند ہے, پابند سلاسل ہے, عدلیہ آزاد نہیں ہے. تو اس لیے اب اس کنونشن کے, کیونکہ اقوام متحدہ کے کنونشن کے سائن کیے ہوئے ہیں پاکستان نے, اب پاکستان کے اندر تو تمام ادارے, تمام سسٹم مفلوج ہے. ہم آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں, میں اپنے آپ کو دیکھ لوں, باقی سب کو گرد و پیش میں دیکھیں, مفلوج ہیں. جب چاہتے ہیں مقدمہ درج ہو جاتا ہے, جب چاہتے ہیں کسی کو اٹھا لیا جاتا ہے. اس وقت بھی پاکستان میں سینکڑوں سیاسی کارکنان, سیاسی رہنما اپوزیشن کے, وہ گرفتار ہیں, لاپتہ ہیں. اس کے بعد آپ کے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ, وکلا, ایمان مزاری ان کے شوہر اریسٹ ہیں, ماہرنگ بلوچ اریسٹ ہیں, خواتین ڈاکٹر یاسمین راشد, عالیہ حمزہ کو اٹھا لیا. اسی طریقے سے بے شمار لوگ ہیں جو کہ اس وقت جیلوں میں بند ہیں. پھر فوجی عدالتوں سے سویلین کو سزائیں سنا کے ان کو قید تنہائی میں ڈالا ہوا ہے, اور کوئی ان تک کوئی ایکسیس نہیں ہے. اتنا کچھ ہو رہا ہے. پھر یہاں سے جو اوورسیز پاکستانی جاتے ہیں ان کو ایئرپورٹ سے اٹھا لیا جاتا ہے اور ان کو غائب کر دیا جاتا ہے, تشدد کیا جاتا ہے, پیسے بٹورے جاتے ہیں, ان کو واپس بھیج دیا جاتا ہے. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو اب پاکستان میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں رہا کہ پاکستانی جو ہیں وہ انٹرنیشنل فورم سے رجوع کریں کہ آپ ہی ان کو سمجھا سکتے ہیں. اس لیے برطانوی پارلیمنٹ میں بحث ہو چکی ہے. تو اب جب ان پہ پریشر آتا ہے, جب انٹرنیشنل فورمز پہ ان کا کچا چٹا کھلتا ہے, تو یہ پھر اس کو ٹوسٹ کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. کیونکہ یہ خود کہہ چکے ہیں کہ قاسم اور سلیمان اگر آئے, رانا ثناء اللہ صاحب کہہ چکے ہیں کہ ہم ان کو گرفتار کریں گے اور ان کو ہم اٹھا لیں گے, پھر برطانوی ہائی کمیشن کو بازیاب کروانا پڑے گا. تو جب یہ یہاں تک کہ ان کو ویزا نہیں دے رہے, ویزا اس لیے نہیں دے رہے کہ وہ آئیں گے تو اگر ان کے ساتھ کوئی حرکت کریں گے تو برطانوی ہائی کمیشن, برطانیہ انٹروین کرے گا. یہ کہتے ہیں نہیں, نائکوپ پہ آئیں, نائکوپ پہ آئیں گے تو ہم جیسے باقیوں کو اٹھاتے ہیں اس طرح ان کو بھی اٹھا لیں گے, نظر بند کر دیں گے, اور برطانوی ہائی کمیشن کو کہیں گے جناب آپ اگر آپ نے ان کی گارنٹی دینی ہے تو پھر آپ لے جائیں. یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں, اور ان کو معلوم ہے کہ یہ جھوٹ بھی بول رہے ہیں, غلط بات بھی کر رہے ہیں, کیونکہ ان کے چرچے تو عالمی عدالت انصاف تک ہو چکے تھے. اور عالمی عدالت انصاف میں بھی نواز شریف صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے بطور گواہی کے کلبھوشن یادیو کیس میں پیش ہوا تھا. تو ان کے کیا کہنے, اس لیے یہ فرسٹریٹڈ ہیں بنیادی طور پہ. سر آخری سوال ہے, 27 مارچ سے کہا ہے سہیل آفریدی صاحب نے کہ ممبرشپ کا آغاز بھی ہونے جا رہا ہے, وہ جو ایک جانب سارا نے عمران خان فورس بننے جا رہی تھی, رہائی فورس. تو آپ کو لگتا ہے آنیسٹلی ویسے آپ بتائیں کہ یہ جو موجودہ لیڈرشپ ہے یہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کوئی بھی کردار سڑکوں پر نبھا سکتی ہے؟ دیکھیں, اس کا فیصلہ عوام نے کرنا ہے, اور عوام کب موبلائز ہوتی ہے اور یہ عوام کو کیسے موبلائز کر پاتے ہیں. تو اگر عوام موبلائز ہو گئی, عوام نکل آئی, کیونکہ ستائے ہوئے تو سب ہی ہیں, لیکن دوسری جانب جو ہے وہ فسطائیت بھی عروج پہ ہے. تو یہ ہونا چنگاری ہے, وہ کسی بھی لمحے بھڑک سکتی ہے. اس لیے
یہ اپوزیشن بطور اپوزیشن جماعت جو ہے وہ کوشش ہی کر سکتے ہیں. اور ظاہر ہے یہ کوئی نہ ہی یہ پیپلز پارٹی ہے کہ یہ الذوالافکار تنظیم کی طرح جو ہے وہ بنائیں اور طیارہ ہائی جیک کر کے لے جائیں اور پھر اپنے 56 سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کریں. یہ بھی نہیں کر سکتے. اور نہ ہی یہ نون لیگ کی طرح ہیں کہ ان کو رہائی کے لیے کنگ عبداللہ آ جائیں گے اور وہ اپنا طیارہ بھیجیں گے اور جدہ سرور پیلس لے جائیں گے. تو ابھی تک عمران خان کا جو سارے کا سارا انحصار ہے وہ خالصتاً پاکستان کے عوام پہ ہے. تو جو ہی پاکستان کے عوام نکلیں گے تو ان کی جو رہائی ہے وہ بھی ہو جائے گی. اور یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو موجودہ رجیم ہے ان کے معاملات خراب ہوں. اور ان کے معاملات پھر آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل لیول پہ جب معاملات خراب آنے پہ آتے ہیں تو پھر پرویز مشرف صاحب کی طرح پتہ نہیں چلتا کہ واشنگٹن میں پھر فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ان کو فارغ کر دیا جائے تو پھر وہ فارغ ہو جاتے ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے. تھینک یو. اوکے جی, اللہ حافظ. اللہ حافظ.